आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट होने वाला है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां या उसके क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य कौन से हैं। तो आज हम महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायपालिका है। अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय एक है जो कि अंतिम अदालत है और सर्वोच्च न्यायालय का अधीक्षण और नियंत्रण उच्च न्यायालयों पे, हाई कोर्ट वर्तमान में 25 है, अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या उससे ज़्यादा है, सेशन कोर्ट भी जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार का हमारा न्यायपालिका का स्ट्रक्चर है, एकीकृत न्याय प्रणाली का। इसमें हम सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार यानी क्षेत्राधिकार की बात करेंगे, इसके पावर की बात करेंगे कि कौन कौन से पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की। मूल क्षेत्राधिकार भी इसको कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग है अनन्य क्षेत्राधिकार, एकमात्र वो अधिकार जो सिर्फ वो विवाद जो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही रखे जा सकते हैं, और वो कहता है आर्टिकल 131। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसमें संघीय मामलों से संबंधित, क्योंकि हमने संविधान में संघीय स्ट्रक्चर को अपनाया है। राज्यों का संघ है भारत, और संघीय स्ट्रक्चर में किसी भी राज्य का संघ से विवाद हो सकता है, राज्यों का राज्यों से विवाद हो सकता है। तो वहां पर सर्वोच्च न्यायालय अंपायर की भूमिका निभाता है, निर्णायक की भूमिका निभाता है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र यानी संघ और राज्यों के बीच या विभिन्न राज्यों के बीच परस्पर कोई भी कानूनी विवाद है वो उठ सकता है। तो उनमें निर्णायक भूमिका या एम्पायर की भूमिका सर्वोच्च न्यायालय निभाता है। एकमात्र न्यायिक जो प्लेटफॉर्म है वो है सर्वोच्च न्यायालय, जहाँ पर ये विवाद जाते हैं। और ये जो विवाद हैं वो जाते हैं अनुच्छेद 131 के तहत, 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। और ये सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार अनन्य क्षेत्राधिकार कहलाता है, क्योंकि ये किसी और न्यायपालिका के अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म पर यानी सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालयों में नहीं जाते, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। इसलिए इसे कहते हैं अनन्य क्षेत्राधिकार। ऐसे विवाद जो देश में अन्य न्यायालयों में नहीं जाते, केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं। राज्य, संघ या राज्यों के बीच विवाद हो, या संघ सरकार और राज्यों के बीच विवाद हो जाए, या संघ शासन में राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाए, यानी दो राज्यों के बीच भी विवाद हो सकता है। समवर्ती जो क्षेत्राधिकार है उसको दूसरा भाग भी है, और उसका दूसरा भाग है उसको प्रारंभिक जो क्षेत्राधिकार है उसका दूसरा भाग है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसका नाम समवर्ती क्यों रखा गया है? क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का है तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, लेकिन मूल या अनन्य नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ यानी सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट में भी जाते हैं। ये दो जगह जाएंगे मामले, और ये मामले कौन से होते हैं? मूल अधिकारों से संबंधित। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जाएंगे। और ये मामले जो अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, और मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी विवाद हो वो सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों में भी बराबर यानी समुचित कार्यवाही के लिए जाते हैं। यहाँ उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रंछा। इन रिटों को, ये जो रिट है 5 प्रकार की, इनको एक एक क्लियर करके मैं आपको आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। आज हम सिर्फ क्षेत्राधिकार देख रहे हैं। नेक्स्ट जो अपना सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपील की अंतिम अदालत है सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन कौन सी अपील सर्वोच्च न्यायालय में हो सकती हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा अंतिम अपीलीय न्यायालय है। उस क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील सुनने का अधिकार है। संवैधानिक अपीलें हों, दीवानी अपीलें हों, फौजदारी की अपीलें हों या विशेष अपीलें हों, 4 प्रकार की अपील
सुनी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है, अंतिम न्यायालय है। उसे उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अनुच्छेद 132, 133, 134 और 136 में सर्वोच्च न्यायालय को ही अपीलीय अधिकार स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। संवैधानिक मामले 132 के तहत, दूसरे शब्दों में, यदि किसी उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश से कोई ऐसा प्रश्न उठ जाए जो संविधान संबंधी हो या विधि संबंधी कोई सारवान प्रश्न हो, तो उच्च न्यायालय साक्ष्य का प्रमाण दे देता है कि सर्वोच्च न्यायालय में ही अपील की जाएगी। दीवानी मामले अनुच्छेद 133 के तहत उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में ही अपील की जा सकती है। जब उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि उस मामले का संबंध सार्वजनिक महत्व के किसी सारगर्भित कानूनी प्रश्न से है, तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में ही होना आवश्यक। आपराधिक या फौजदारी मामले हों तो अनुच्छेद 134 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में ही इसकी अपील की जाती है। किसी अपराधी को अधीनस्थ न्यायालय ने छोड़ दिया हो तथा अपील में उच्च न्यायालय ने उसे मृत्युदंड दे दिया हो, तो अंतिम अदालत कौन सी होती है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में ही सुना जाएगा। और यदि सर्वोच्च न्यायालय ने भी मृत्युदंड कायम रख दिया हो, सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड दे दिया हो, तो एकमात्र अंतिम अपील बचती है राष्ट्रपति, इस सिर्फ मृत्युदंड के मामले में। ये ध्यान रखें आप, बाकी किसी सजा में राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं होता, मृत्युदंड के मामले में होता है। इसके लिए सेपरेट वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर करके डाला हुआ है, वो देख सकते हैं आप। उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय सुनने योग्य। विशिष्ट मामले में अनुच्छेद 136, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। संविधान की धारा 143 के अनुसार यदि राष्ट्रपति किसी संवैधानिक या कानूनी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगना चाहें, सलाह मांगना चाहें, प्रश्न किस प्रकार के हो सकते हैं? या तो संविधान से संबंधित हो सकते हैं या कानूनी प्रश्न हो सकते हैं, सामान्य प्रश्न नहीं, तो न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। तो राष्ट्रपति को परामर्श न्यायपालिका दे सकती है, यानी सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उसकी सुनवाई पर उस पर अपना परामर्श राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परामर्श दिया गया जो राष्ट्रपति को होता है, तो जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति उसको माने ही, क्योंकि राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं होते। और सुप्रीम कोर्ट से अगर परामर्श मांगा गया राष्ट्रपति के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य नहीं है कि राष्ट्रपति को परामर्श दें। न्यायिक पुनर्वलोकन संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करता है। जब सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्वलोकन का कार्य करता है, तो वो संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 132 न्यायिक पुनर्वलोकन की बात करता है, और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का, सर्वोच्च न्यायालय ने कभी कोई निर्णय दे दिया हो तो उसमें पुनर्वलोकन कर सकता है। तो उसके द्वारा दिए गए निर्णय किसी पक्ष के प्रति सर्वोच्च न्यायालय को ये कन्फर्म हो लगे कि न्याय नहीं हुआ किसी पक्ष के प्रति, तो अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है और उसमें आवश्यक परिवर्तन भी कर सकता है। ऐसा अधिकार किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। और इससे संबंधित जो क्षेत्राधिकार है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय को न्याय, या कहें कि न्यायपालिका को संसद और विधान सभाओं द्वारा बनाए हुए कानून और प्रशासन के निर्देशों की वैधता, यानी कार्यपालिका द्वारा लागू किए हुए कानूनों की जांच करने का अधिकार है। और इस अधिकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय विधियों को और नियमों की वैधता की जांच करता है, और वह इस नियम और विधियों को संविधान के अनुसार यदि नहीं है तो उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। इसलिए इस शक्ति को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान की रक्षक शक्ति कहा जाता है और न्यायिक पुनर्वलोकन शक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि इसी शक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है और सरकार की और कार्यपालिका की मनमर्जी पर भी रोक लगा सकता है। अभिलेखीय न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय की भूमिका निभाता है अनुच्छेद 129 के तहत। इसके समस्त निर्णय एवं अभिलेख हैं वो लिखित होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेखीय क्षेत्राधिकार क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये जो निर्णय है
अनुच्छेद 129 के तहत। और इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने जितने भी निर्णय दिए हैं उसका अभिलेख सुरक्षित होता है, लिखित होता है और प्रकाशित किए जाते हैं तथा उन्हें अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष इन निर्णयों को एक नजीर या उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उन्हीं के अनुसार अन्य जो भी मुद्दे होते हैं, मामले होते हैं, विवाद होते हैं, उनमें उनका उपयोग किया जाता है रिकॉर्ड के रूप में। अधीनस्थ न्यायालय इन नजीरों को मानते हैं, इनकी अवहेलना नहीं कर सकते। अन्य कार्य सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त अधिकारों के अलावा भी कुछ कार्य हैं तो अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करना, जांच करना। मैंने कहा था न्यायपालिका का स्ट्रक्चर एकीकृत न्याय प्रणाली वाला है, तो इसमें अधीनस्थ न्यायालय है, सत्र न्यायालय है, उन पर और हाई कोर्ट पर कौन निगरानी रखता है? सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर बैठा। अन्य न्यायपालिकाओं पर अन्य न्यायिक जो प्लेटफॉर्म है, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, इन पे अपना निरीक्षण भी रखते हैं, इनकी जांच भी करते हैं। अपने तथा अपने अधीनस्थ जो भी कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है। पदोन्नति और उनको हटाने संबंधी कार्य सर्वोच्च न्यायालय करता है। न्यायपालिका की अवमानना करने वाले व्यक्ति को दंडित करने का कार्य भी कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सिर्फ 2 पोस्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका निपटारा करने की शक्ति भी किसको प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, ये अति महत्वपूर्ण कंटेंट मेरे द्वारा तैयार किया गया और आप तक बड़े ही सरल और सहज भाषा में समझाने का और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण इसी प्रकार की सूचना और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक थैंक्स ऑल दी